हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा बुक का जो सॉइल साइंस का पोर्शन देख रहे थे, उसी का अगला पार्ट देखने वाले हैं। और इससे पहले 2 पार्ट कवर किए जा चुके हैं। और अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की मिट्टियाँ मोटे तौर पे इन्हें 8 समूहों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है 5 समूह का चर्चा किया गया है जो निम्न है, जिसमें पहला आता है जलोढ़ मृदा, आता है एलुवियल सॉयल। ये मिट्टियाँ जो है नदियों द्वारा जो है बहाकर लाई जाती हैं और यह मृदा जो है मुख्यतः एंटीसॉल्स एवं इंसेक्टिसॉल मृदागढ़ से निर्मित है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मृदा ही पाया जाता है, 113 मिलियन हेक्टेयर। और प्रमुखता जो है ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम गुजरात में पाई जाती है और खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। इसमें किसी भी प्रकार का संस्तर नहीं पाया जाता है। यह नदियों धाराओं के द्वारा जो है बहाकर और बाढ़ वाले तथा मैदानी क्षेत्रों में जो है जमा हुई है। और यह मृदा 2 प्रकार की होती है, एक खादर जो नवीन निर्मित जलोढ़ मृदा है, उपजाऊ होती है, और दूसरा क्या होता है बांगर। ये जो है पुरानी जलोढ़ मृदा है और मृतिका मृदा जो है की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में क्या है कि यह तो नदियों द्वारा जो है बहाकर लाई गई मृदा है और इसमें भी 2 कैटेगरी है। एक जो नवीन निर्मित है उसको खादर कहते हैं, जो पहले निर्मित हुआ है उसको बांगर कहते हैं। और एंटीसॉल्स एवं इंसेप्टिसॉल्स मृदागढ़ से निर्मित होती है। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें ये पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम गुजरात है। और अब अगला आता है काली मृदा, जिसको ब्लैक सॉयल कहते हैं। यह वर्टिसॉल मृदागण द्वारा निर्मित है और इस प्रकार की मृदाएं जो है माउंट मोरेलोनाइट क्ले खनिज द्वारा निर्मित हैं। और इन मृदाओं में जो है फैलने व सिकुड़ने की क्षमता होती है, अतः इनमें दरारें पड़ जाती हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा काली मृदा महाराष्ट्र में होती है। और महाराष्ट्र में दक्कन के पठार से निकली जो मिट्टी है उसको रेगुर या काली कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि यह फसल जो है कपास की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी जो है कपास के फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें जो है जल धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। और काली मिट्टी पर जो है उगाए जाने वाली फसल की बात करते हैं तो उसमें कपास आता है, सोयाबीन आता है, धनिया आता है, गेहूँ आता है, ज्वार आता है, अलसी आता है, वर्जीनिया तंबाकू आता है, अरंडी आता है, सूरजमुखी, बाजरा आता है। तो कौन कौन सी फसल है, कपास है, सोयाबीन है, धनिया, गेहूँ, ज्वार, अलसी, वर्जीनिया तंबाकू, अरंडी, सूरजमुखी और बाजरा फसल है। और ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान का हड़ौती भाग और तमिलनाडु में पाई जाती है। और इन मिट्टी के काले रंग का श्रेय जो है कुछ वैज्ञानिक ने जो है टाइटेनिक जो होता है मैग्नेटाइट के छोटे अनुपात या यहाँ तक कि जो है मूल जो चट्टान है लोहे और जो था काले घटकों की जो था उपस्थिति को दिया है।
दरारी उद्भेदन को भी दिया जाता है ज्वालामुखी फटने को। जैसे पहले क्या था, ये जो भारत है ये भी एक प्लेट के ऊपर है, और ये जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और वहाँ से जब टूटा और मूव किया उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तब वहाँ बीच में दरारी उद्भेदन हुआ था, और जिससे जो है वो क्षेत्र जो है कौन सा था जहाँ पे भारत के उस पे लगा हुआ था, तो महाराष्ट्र पे हुआ, और इसी वजह से वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, ये भी बताया जाता है। और तो भारत में सबसे ज़्यादा काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और इस मृदा के गुण क्या है? तो इसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है, और इसमें जो है दरार पड़ जाती है। और यह जो है वर्टिसॉल मृदागण द्वारा निर्मित है। अब आता है लाल मृदा, रेड सॉयल। तो इसमें आता है मुख्य रूप से अल्फीसॉल मृदागण द्वारा निर्मित होता है। तो मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है? अल्फीसॉल मृदागण द्वारा निर्मित होता है। इस मृदा का लोहे यानी कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है, और जिनमें जो है अधिकतम क्षेत्रफल तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में फैली है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में फैली है। और इन मृदा में जो है फास्फोरस स्थिरीकरण फास्फोरस फिक्सेशन की क्षमता जो है अधिक पाई जाती है। और इस प्रकार की मृदाएं जो है केओलिनाइट्स खनिज तत्व द्वारा निर्मित हैं। और लाल मृदा को जो है शुरुआती मृदा यानी कि अर्ली सॉयल भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की हल्की और लगातार बारिश में जो है लाल मृदा तथा अन्य मिट्टी की तुलना में पहले जो है बुआई की जो है अनुमति देती है। मतलब थोड़ा बहुत बारिश उस पर हो जाता है तो वो बुआई की अनुमति दे देती है कि हाँ भैया आप खेती कर सकते हैं। और ये मिट्टी लगभग जो है पूरे तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्व, आंध्र प्रदेश के जो था पूर्वी हिस्सों, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के छोटा नागपुर पठार में फैली है। तो लाल मृदा, रेड सॉयल, मुख्य रूप से क्या है? ये अल्फीसोल्स मृदागण द्वारा निर्मित है। और लाल मृदा में जो लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और क्षेत्रफल में जो है तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में फैली है। इन मृदा में क्या है? फास्फोरस स्थिरीकरण यानी कि फास्फोरस फिक्सेशन की क्षमता अधिक पाई जाती है। और इस प्रकार की मृदाएं जो है केओलिनाइट्स खनिज तत्व द्वारा निर्मित हैं। और लाल मृदा को शुरुआती मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून की हल्की और लगातार बारिश में जो है लाल मृदा अन्य मृदा की तुलना में पहले बुआई की अनुमति देती हैं। और ये मृदा जो है लगभग पूरे तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्व और आंध्र प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के छोटा नागपुर जो है में फैली हुई है। अब आता है लेटेराइट या लेटेरिक मृदा आता है। तो मुख्य रूप से अल्टीसोल्स और ऑक्सीसोल से मिट्टी समूह से बना है, और केओलिनेट सिलिकेट क्ले का प्रभुत्व है। और मुख्य रूप से ये जो है केरल में, कर्नाटक, उड़ीसा और असम, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में जो है पहाड़ी जो है पर पाई जाती है। तटीय क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाई जाती है। ठीक है। तो केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र की पहाड़ियों पर जो है पाई जाती है, और भारी वर्षा और उच्च ताप के तहत गठित तथा अधिकतम जो है लीचिंग होती है इसमें। और इसमें जो है शिफ्टिंग खेती को अपनाया जाता है तथा रोपण फसलें
और चावल की खेती के लिए जो है उपयुक्त है। इन मृदा में मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड होता है जो उन्हें गुलाबी या लाल रंग देता है। और ये मृदा जो है मध्य पूर्व और दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। ये जो है बेसाल्ट से बनने वाली अवशिष्ट मृदा हैं और इनमें जो है उच्च विशिष्ट गुरुत्व होता है। और इस मिट्टी को ज़्यादातर कैल्साइट के रूप में बनाया जाता है। तो लेटेराइट या लेटेरिक मृदा में क्या होता है, मुख्य रूप से अल्टीसोल्स और ऑक्सीसोल्स मिट्टी समूह से बना है और केओलिनेट सिलिकेट क्ले का प्रभुत्व होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है। कहाँ पाया जाता है, तो केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम और गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र की जो है पहाड़ियों पर जो है पाई जाती है और भारी वर्षा और उच्च तापमान के तहत जो है ये बनता है और लीचिंग इसमें अधिक होता है। और इसमें क्या होता है कि शिफ्टिंग खेती अपनाया जाता है और रोपण फसलें, शिफ्टिंग खेती का मतलब जो है झूम खेती जो है कहते हैं हिंदी में उसको। और इसमें वनों को काटते हैं, खेती करते हैं और फिर जब उपजाऊ ख़त्म हो जाए तो वहाँ चले जाते हैं दूसरी जगह, यही प्रक्रिया करने में। और रोपण फसलें और चावल की खेती के लिए उपयुक्त होता है और इन मृदाओं में मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड होता है और उन्हें गुलाबी या लाल रंग जो है प्रदान करता है। और ये मृदा जो है मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत में पाई जाती हैं और बेसाल्ट से बनने वाली अवशिष्ट मृदा और इनमें जो है उच्च विशिष्ट गुरुत्व होता है। और इस मृदा में ज़्यादातर जो है कैल्साइट जमाओं के रूप में बनाया जाता है। अब रेतीली मृदा, ये मृदा भारत के राजस्थान राज्य में थार रेगिस्तान में पाई जाती है। जो रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है, भारत में जो है बात करते हैं तो जो राजस्थान है वहाँ ये थार रेगिस्तान में पाई जाती है। यह मृदा जो है व्यवहारिक रूप से नगण्य वर्षा के साथ शुष्क स्थितियों से बनती है और इस प्रकार की मिट्टी जो है अत्यधिक विकृत होती है, इसका घनत्व कम होता है और इन मृदाओं में जो है उगने वाले सामान्य रूप से पौधे कौन से, कैक्टस है। नाक फनी उगता है भैया। तो ये रहा आपका मृदा। अब इसके बाद है आपका मृदा उर्वरकता, सॉइल फर्टिलिटी। तो पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त अनुपात में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व की आपूर्ति करने के लिए मिट्टी की अंतर्निहित क्षमता को मृदा उर्वरकता कहते हैं। मतलब इसमें जो है अगर कोई पौधा बढ़ेगा तो उसकी जो वृद्धि के लिए जो उसको आवश्यक है वो जो है पर्याप्त मात्रा में पादप पोषक तत्व की आपूर्ति करने के लिए जो मृदा में अंतर्निहित क्षमता है, मृदा के खुद के अंदर जो क्षमता है उसे मृदा उर्वरकता कहते हैं। उसमें कोई बाहर से डाला नहीं गया, वो मृदा की क्षमता है, मृदा उर्वरकता कहते हैं। और मृदा उत्पादकता क्या होता है, तो एक इकाई क्षेत्रफल में जो है कोई निश्चित इकाई दिया जाता है, ठीक है, कि इतने क्षेत्रफल में उपज पैदा करने के लिए जो मिट्टी की क्षमता होती है जिसे किलो पर हेक्टेयर और रुपए पर हेक्टेयर के रूप में व्यक्त करते हैं। और उपजाऊ मिट्टी जो है उत्पादक हो सकती है, लेकिन उत्पादक मिट्टी हमेशा उपजाऊ नहीं हो सकती है। जो उपजाऊ मिट्टी है वो उत्पादक हो सकती है, लेकिन उत्पादक मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं हो सकती है। तो पहला मृदा उर्वरकता किसे कहते हैं, पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त अनुपात में, मतलब निश्चित अनुपात है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए मृदा की जो अंतर्निहित क्षमता है
उसकी खुद की क्षमता, उसे जो है मृदा उर्वरकता कहते हैं। और मृदा उत्पादकता क्या होता है? एक इकाई क्षेत्र में उपज पैदा कितना प्रोडक्शन हो रहा है करने के लिए मृदा की जो क्षमता है, जिसे किलो पर हेक्टेयर या रुपए पर हेक्टेयर में व्यक्त करते हैं, उसे मृदा की उत्पादकता कहते हैं। और उपजाऊ मिट्टी जो है उत्पादक हो सकती है, लेकिन हो सकती है या नहीं, लेकिन उत्पादक मिट्टी हमेशा जो है उपजाऊ रहती है। अब मृदा उर्वरकता और उत्पादकता में बुनियादी अंतर। मृदा उर्वरकता क्या होता है? यह मिट्टी की एक उपयुक्त जो है संतुलन में सभी पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने की अंतर्निहित क्षमता है। तो यह मिट्टी की एक उपयुक्त संतुलन में सभी पोषक तत्व को पौधे की उपलब्ध रूप में उपलब्ध कराने की अंतर्निहित क्षमता है। और मृदा उत्पादकता क्या होता है? अच्छी तरह से इनपुट और प्रबंधन के उपरांत फसल उत्पादन कराने के लिए मिट्टी की क्षमता है। और मृदा उर्वरकता यह पौधे के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों का सूचकांक है। और मृदा उत्पादकता, इसका जो है उपयोग फसल की पैदावार को इंगित करने के लिए किया जाता है। और मृदा उर्वरकता जो है यह मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों से जो है प्रभावित होती है, जबकि मृदा उत्पादकता उर्वरकता क्षमता और स्थान पर निर्भर करता है। मृदा उर्वरकता जो है यह सभी जो है उपजाऊ मिट्टी उत्पादक नहीं है। और मृदा उत्पादकता जो होता है सभी उत्पादक मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। तो मृदा उर्वरकता में क्या है? यह मिट्टी की एक उपयुक्त संतुलन में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध रूप में उपलब्ध कराने की अंतर्निहित क्षमता है। और मृदा उत्पादकता जो है अच्छी तरह से इनपुट और प्रबंधन के उपरांत फसल उत्पादन कराने के लिए मिट्टी की क्षमता है। और मृदा उर्वरकता यह पौधों के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों का सूचकांक है। और मृदा उत्पादकता जो है इसका उपयोग फसल की पैदावार को इंगित करने के लिए किया जाता है। और मृदा उर्वरकता जो है यह मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों से प्रभावित होती है। और मृदा उत्पादकता जो है उर्वरकता क्षमता और स्थान पर निर्भर करता है। मृदा उर्वरकता जो है सभी उपजाऊ मिट्टी जो है उत्पादक नहीं होते हैं, लेकिन मृदा उत्पादकता जो है सभी उत्पादक मिट्टी जो है उपजाऊ होते हैं। अब ह्यूमस जो है भूरे या गहरे भूरे रंग के अनाकार, मतलब जिसका कोई आकार ना हो निश्चित, और कोलाइडल पदार्थों का एक जटिल और प्रतिरोधी मिश्रण है जो मूल ऊतकों से संशोधित होता है या विभिन्न मिट्टी के जीवों द्वारा संश्लेषित होता है। तो ह्यूमस क्या है? या जो है भूरे रंग का भी होगा या गहरे भूरे रंग का भी होगा। अनाकार मतलब आकार कोई निश्चित नहीं होता इसका। और कोलाइडल पदार्थों का जो है एक जटिल और प्रतिरोधी मिश्रण है जो मूल ऊतकों से संशोधित होता है या फिर किससे? विभिन्न मिट्टी के जीवों द्वारा संश्लेषित होता है। ह्यूमस में 40 से 45% लिग्निन होता है, 30 से 33% प्रोटीन होता है। ह्यूमस में क्या होता है? 40 से 45% लिग्निन और 30 से 33% प्रोटीन होता है। और ह्यूमस को लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब ह्यूमस जो है 3 प्रकार के होते हैं: फल्विक, ह्यूमिक, ह्यूमेन। फल्विक जो है जिसका आणविक भार सबसे कम होता है और
रंग इसका हल्का होता है। घुलनशीलता जो होता है अम्लीय व क्षारीय विलयन में घुलनशील होता है और विघटन सबसे अधिक होता है। ह्यूमिन क्या होता है, आणविक भार इसका मध्यम होता है, रंग मध्यम होता है, घुलनशीलता जो होता है अम्लीय में अघुलनशील तथा क्षारीय में घुलनशील होता है और विघटन इसका मध्यम होता है। और ह्यूमिन जो है इसका आणविक भार सबसे अधिक होता है, रंग गहरा होता है और घुलनशीलता की बात करते हैं तो दोनों में घुलनशील है, अम्लीय क्षारीय में दोनों में, और विघटन जो है सबसे कम होता है। तो फल्विक का आणविक भार सबसे कम, रंग हल्का, घुलनशीलता की बात करें तो अम्लीय व क्षारीय विलयन में घुलनशील, विघटन क्या है सबसे अधिक होता है। और जबकि ह्यूमिक की बात करते हैं तो ह्यूमिक एसिड में क्या होता है कि आणविक भार जो है सब मध्यम होता है, रंग मध्यम होते हैं और घुलनशीलता में अम्लीय में अघुलनशील होते हैं और क्षारीय में घुलनशील। और विघटन की बात करते हैं तो ह्यूमिक में जो है मध्यम होता है। अब ह्यूमिन आता है तो आणविक भार सबसे अधिक होता है, रंग गहरा होता है, घुलनशीलता की बात करते हैं दोनों में अघुलनशील है, विघटन जो है सबसे कम होता है। अब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ज़्यादा होने पर नाइट्रोजन व अन्य पोषक तत्व जो है कम उपलब्ध होते हैं। अगर मृदा में जो है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ज़्यादा है तो क्या होगा कि मृदा में जो है नाइट्रोजन और अन्य जो पोषक तत्व हैं वो कम उपलब्ध होंगे। तो ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 10:1 होता है, 10:1। सामान्य कृषित मृदा में जो है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 12:1। और लेग्यूम में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होता है, 20:1 से 30:1, यानी कि 20:1 से 30:1। और FIM में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, 20:1 से 30:1। और सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, 4:1 से 9:1। और फसल पुआल में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, 100:1। और आरी की राख सॉवडस्ट में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, 400:1। तो ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, 10:1। और सामान्य कृषित मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, 12:1। लेग्यूम में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, 20:1 से 30:1। FIM में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, तो 20:1 से 30:1। और सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, 4:1 से 9:1। और फसल पुआल का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना है, 100:1। और सॉवडस्ट यानी कि आरी की राख का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना है, 400:1। अब कार्बनिक पदार्थ। तो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों में कार्बन जो है 50 से 58% तक होता है, जबकि ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों में नाइट्रोजन जो है 5 से 5.5% होता है। और जिससे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 10:1 से 12:1। तो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ में कार्बन 50 से 58% तक होता है, और जबकि नाइट्रोजन जो होता है 5 से 5.5 होता है। और रेशियो क्या होता है, 10:1 से 12:1 होता है। और साल दर साल मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में जो है गिरावट आती है। और कार्बनिक पदार्थ जो है मृदा स्वास्थ्य, उत्पादन और रख रखाव की कुंजी है। वन क्षेत्र की तुलना में घास भूमि में कार्बनिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। जो वन क्षेत्र हैं उसमें कम पाए जाएंगे, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो है घास वाले में अधिक पाए जाएंगे। कार्बनिक पदार्थ की गणना रूपांतरण कारक द्वारा कार्बनिक कार्बन मूल्यों को गुणा करके की जाती है, 1.724। और कार्बनिक पदार्थ जो है ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.7
24 होता है। और 1.724 को जो होता है वॉन बेमलेन फैक्टर कहा जाता है। तो कार्बनी पदार्थ में कार्बन परसेंट कितना होता है? 50 से 58%। और वहीं जो है नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 5 से 5.5% होता है। इसलिए CN रेशियो कितना आ जाता है? 10 से 1 या फिर 12 से 1 होता है। साल दर साल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में गिरावट भी आती है। और वन क्षेत्र में जो है उसकी बात करें तो उसके तुलना में जो है घास के मैदान में जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। और कार्बनिक पदार्थ जो है इक्वल टू क्या होता है? ऑर्गेनिक कार्बन इंटू जो होता है 1.724 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 1.724 को वॉन बेमलेन फैक्टर कहा जाता है। अब मृदा बफरिंग, सॉइल बफरिंग। मृदा बफरिंग का मतलब मिट्टी के pH में कोई परिवर्तन नहीं होने से है, और अथवा मृदा pH में परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध पैदा होने से आशय है। यह पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता को विनियमित करता है। तो मृदा बफरिंग क्या है? मृदा बफरिंग का मतलब मृदा के जो है pH में कोई परिवर्तन नहीं होने से है, अथवा मृदा pH जो है परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध पैदा होने से आशय है। यह पौधों को पोषक तत्वों के उपलब्धता को विनियमित करता है। अब कैटायन एब्जॉर्प्शन का क्रम क्या है? तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद जो है मैग्नीशियम और उसके बाद पोटेशियम। यहाँ पोटेशियम जो है क्लोराइड्स द्वारा कम कसकर जो है पकड़ लिया जाता है, और इसलिए पोटेशियम आयन पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध है। यह लीचिंग जो है संभव ज़्यादा रहती है और एल्युमिनियम में वहीं कम रहती है। तो कैटायन एब्जॉर्प्शन में जो है एल्युमिनियम, उससे फिर जो है कैल्शियम, उससे और मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। अब एनायन में जो है H2PO4 में जो है ज़्यादा होता है एक्सचेंज, और OH में उससे कम, SO4 सल्फेट में जो है उससे कम, और नाइट्रेट में जो है उससे कम होता है। और नाइट्रेट जो है कम कसकर पकड़ा जाता है, इसलिए पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या फिर ज़्यादा लीचिंग होने से संबंधित है। इसमें एनायन में नाइट्रेट का ज़्यादा लीचिंग होने की जो है से संबंधित है, और कैटायन में जो है पोटेशियम जो है लीचिंग की संभावना ज़्यादा रहती है। अब फ्लोक्यूलेशन क्या होता है? कोलाइडियन जो है कणों को एक विपरीत चार्ज वाले आयनों की प्रक्रिया से जोड़कर जमा स्कंदित जो है किया जाता है, जिसे फ्लोक्यूलेशन कहा जाता है। कोलाइडियन जो है कणों को एक विपरीत चार्ज वाले आयनों की प्रक्रिया से जोड़कर जमा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। और फ्लोक्यूलेशन का क्रम क्या है? एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा, उससे कम होता है कैल्शियम में, उससे कम हाइड्रोजन में, उससे कम मैग्नीशियम में आता है। और पोषक तत्वों की उपलब्धता या अवशोषण के अनुक्रम में क्या होता है? नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा, पोटेशियम में जो है उससे कम, और फास्फोरस में उससे कम होता है। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता या अवशोषण के अनुक्रम में क्या होता है? नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा, पोटेशियम में उससे कम, फास्फोरस में उससे कम होता है।
और पीएच मान के साथ पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो पीएच मान 6 पे जो है कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध होता है? तो एल्युमिनियम, आयरन, लोहा जिसको कहते हैं Fe, और Mn जो है मैग्नीज होता है और जिंक होता है। और 6 से 7 पीएच में जो है फास्फोरस और बोरान। और पीएच 7 से ज़्यादा में जो है कैल्शियम और मोलिब्डेनम जो है उपलब्ध पोषक तत्व है। तो अगर पीएच 6 से कम है तो एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक उपलब्ध है। और 6 से 7 है तो फास्फोरस और बोरान उपलब्ध है। और 7 से ज़्यादा है तो कैल्शियम और मोलिब्डेनम है। और मृदा पीएच में वृद्धि के साथ जो है कैल्शियम और मोलिब्डेनम जो है की उपलब्धता बढ़ती है। जिस प्रकार से मृदा के पीएच में वृद्धि होगा उस प्रकार से कैल्शियम और मोलिब्डेनम की उपलब्धता में भी वृद्धि होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।